नमस्कार दोस्तों, जीएसटी डीएफटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीजीएसटी एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन 9। मैंने शुरू कहा क्योंकि यह एक बड़ा सेक्शन है और इसे जल्दी खत्म करना मुमकिन नहीं है। यह सेक्शन जीएसटी के लेवी यानी टैक्स लगाने की पावर और कलेक्शन यानी टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। आज की वीडियो में हम सेक्शन 9 के सभी सब सेक्शन यानी सब सेक्शन 1 से लेकर 5 तक को विस्तार से समझेंगे। पूरा सेक्शन 9 कवर करने में हमें लगभग 15 से 20 वीडियोस लग सकते हैं। तो आइए बिना देर किए सेक्शन 9 की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि जीएसटी की नींव कैसे रखी गई है। सबसेक्शन 1। Subject to the provisions of subsection 2, there shall be levied a tax called the Central Goods and Services Tax on all intrastate supplies of goods or services or both, except on the supply of alcoholic liquor for human consumption and undenatured extra neutral alcohol or rectified spirit used for manufacture of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 and at such rates not exceeding 20%. E. As may be notified by the government on the recommendations of the council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by the taxable person. सबसेक्शन 1 ये बताता है कि जो टैक्स लगाया जाएगा वह इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट होने वाले ट्रांजैक्शन पर लगाया जाएगा। यदि लेन देन इंटर स्टेट यानी आउटसाइड द स्टेट के बीच हुआ है तो उस पर आईजीएसटी लागू होगा। यह टैक्स उस लेन देन के ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगेगा जिसे सेक्शन 15 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त टैक्स रेट 20% से अधिक नहीं होगी, यानी अधिकतम 20% सीजीएसटी और 20% एसजीएसटी, अर्थात कुल मिलाकर 40% से अधिक टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर सीजीएसटी लागू नहीं होता है। यह राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता है। सबसेक्शन 2 यह बताता है कि पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल आदि पर टैक्स तब लागू किया जाएगा जब केंद्र सरकार द्वारा इसे नोटिफाइड कर दिया जाएगा। यह इस प्रकार है: द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट commonly known as petrol, natural gas and aviation turbine fuel shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendations of the council. अब हम समझेंगे सेक्शन 9 का सब सेक्शन 3 जो RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बताता है। यह इस प्रकार है: The government may on the recommendations of the council by notification specify categories of supply of goods or services or both, the tax on which shall paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both, and all the provisions of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to the supply of such goods or services or both. RCM एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर टैक्स की लायबिलिटी सप्लायर के बजाय रेसिपिएंट पर होती है। सामान्यतः सप्लायर ही टैक्स का भुगतान करता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह जिम्मेदारी रेसिपिएंट की होती है। आरसीएम को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना, सरकार की टैक्स संग्रहण प्रक्रिया को मजबूत बनाना, खासकर उन सप्लाईज पर जहां सप्लायर रजिस्ट्रेशन से बाहर हो सकते हैं। अब हम समझेंगे सेक्शन 9 का सबसेक्शन 4। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 4 सरकार को अधिकार देती है कि वह स्पेसिफाइड पर्सन को निर्दिष्ट कर सकती है जो यूएन रजिस्टर्ड सप्लायर से स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करने पर रिवर्स चार्ज आधार पर टैक्स का भुगतान करेंगे। सबसेक्शन 3 में कुछ स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज पर रिवर्स चार्ज में टैक्स जमा करना पड़ता है। वही सबसेक्शन 4 में यह बताया गया है कि यदि स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज को यूएन रजिस्टर्ड पर्सन से लिया गया हो तो रिवर्स चार्ज लागू होता है और टैक्स जमा करना पड़ता है। सबसेक्शन 3 और 4 की स्पेसिफाइड कैटेगरी को हम अलग वीडियोस में विस्तार से चर्चा करेंगे जो इस वीडियो के बाद आएगी। अंत में हम समझेंगे सेक्शन 9 का सबसेक्शन 5। यह इस प्रकार है: द गवर्नमेंट में on the recommendations of the council by notification specify categories of services
The tax on intrastate supplies of which shall be paid by the electronic commerce operator if such services are supplied through it, and all the provisions of this act shall apply to such electronic commerce operator as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to the supply of such services, provided that where an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing such electronic commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax. Provided further that where an electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory, and also he does not have a representative in the said territory, such electronic commerce operator shall appoint a person in the taxable territory for the purpose of paying tax, and such person shall be liable to pay tax. इसका अर्थ है कि सरकार कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज की सप्लाई पर रिवर्स चार्ज लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहरा सकती है। सरकार ने विभिन्न नोटिफिकेशंस के माध्यम से उन सर्विसेज की सूची जारी की है जिन पर रिवर्स चार्ज लागू होता है। उदाहरण स्वरूप यात्री परिवहन सेवाएं, आवास सेवाएं, हाउसकीपिंग सर्विस। अगले वीडियो में हम सेक्शन 9 का सबसेक्शन 3 में दी गई स्पेसिफाइड गुड्स को चर्चा करेंगे जिन पर रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट को टैक्स जमा करना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। समय देने के लिए धन्यवाद, और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई क्वेरी हो तो कृपया कमेंट में लिखें या हमें मेल भी कर सकते हैं।